दोस्तों, पूरा बाजार आपको फिलहाल खरीदारी की सलाह दे रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि हंसी भाई आप बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, आप खरीदारी ना करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैं आज शेयर करना बेहद बेहद ज़रूरी समझता हूँ। ये जो समय बाजार में चल रहा है, ये आम तौर पर पैसा कमाने का एक ज़बरदस्त तरीके का समय है। पैसा इसी दौरान बाजार में खूब कमाया जाता है, जिसको बेसिकली एक ठीक ठाक सी खरीदारी वाली मार्केट कहा जा सकता है, बुलरन नहीं कहा जा सकता। लेकिन यही वो समय होता है जब औने पौने स्टॉक्स, बिल्कुल लो फंडामेंटल्स वाले स्टॉक भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग दुगने या एटलीस्ट 50% के अपसाइड पर ट्रेड कर रहे होते हैं। और ऐसे ही समय में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे न्यूज़ अपडेटर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ पर ऐसे ही स्टॉक्स बेसिकली आप लोगों को बिकवा दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं। इनसे होता क्या है, आप 2 साल इन स्टॉक्स को होल्ड कर लेंगे और 2 साल बाद बेसिकली आपने 500 रुपये पर खरीदा है, स्टॉक खड़ा है 400 रुपये पर, स्टॉक खड़ा है 450 रुपये पर, ओवरऑल स्टॉक उससे भी नीचे खड़ा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि 2 साल बाद अगर हमने 10 लाख लगाए हैं तो वो 15 तो हो ही जाते, क्योंकि अगर मिनिमम साइड का भी रिटर्न लेकर के चले तो सीधा आपकी पूंजी का 50% लॉस तो ये रहा, और बेसिकली जो कैपिटल का लॉस होगा वो अलग। जो मैं 30 स्टॉक्स हाईलाइट करने वाला हूँ, बेहद ही ज़रूरी अपडेट आपको जो है इस वीडियो में इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बुल रन ऐसे फद्दू स्टॉक्स को निकालने का भी एक समय होता है। जब आप अपने पोर्टफोलियो की गलतियों को निकालते हैं या निकालना चाहते हैं, वो ये वाला समय है जो अभी बाजार में चल रहा है। थोड़ा और तेजी का समय आएगा और आप अपने जो है पोर्टफोलियो की गलतियों को निकाल सकते हैं। तो ये गलतियां ठीक करने का समय है, गलतियां करने का समय भी यही है। सो ओवरऑल आप गलतियां ठीक करना चाहते हैं या गलतियां रिपीट करना चाहते हैं या नई गलतियां करना चाहते हैं, ये आज की वीडियो का पार्ट रहने वाला है। आगे आगे जैसे जैसे आप वीडियो में बढ़ेंगे, आपको हर एक स्टॉक पता लगेगा और हर एक स्टॉक क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्यों आपको एक डेडिकेटेड रिटर्न्स नहीं दे सकता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और इन स्टॉक्स को खरीदा भी जा सकता है, लेकिन एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। मगर स्विंग ट्रेडिंग में खरीदने का भी एक बढ़िया टेक्निकल पैटर्न होता है। वीडियो के अंत में मैं वो भी बताऊंगा कि किस वजह में या किस पर्टिकुलर प्राइस पर या किस एवरेज वैल्यूएशन पर इन्हें खरीदना एक बेहतरीन डिसीजन भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर 20, 30, 40%, 50% इन स्टॉक से निकाला जा सकता है, लेकिन वो निकालना सिर्फ और सिर्फ 5% इन्वेस्टर्स को आता है। 95% इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसते हैं। बिल्कुल यहाँ पर वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, तो यहाँ पर वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और कहीं आप अपने पोर्टफोलियो में ये गलती नहीं करने तो नहीं जा रहे हैं, ये बेसिकली आपको वीडियो देख करके पता लगेगा। और इन स्टॉक्स में कब खरीदारी की जाती है, क्या एक सबसे बेहतरीन सिनेरियो रहता है, वो भी मैं यहाँ पर जो है वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगा। चलिए यहाँ पर शुरू करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने कई बार मुझे कहते सुना होगा कि बाजार में बिना सीखे कुछ भी नहीं है। वाकई में बिना सीखे बाजार में कुछ है नहीं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया गया है। जो भी सीखने की चाहत रखते हैं, हर एक पॉइंट बाजार से रिलेटेड आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती हैं, क्या यहाँ पर जो है ऑप्शंस स्टॉक ट्रेडिंग में हो सकते हैं, मार्केट का ओवरव्यू दिया गया है, मार्केट में किस तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सारा का सारा यहाँ पर जो है टेक्निकल एनालिसिस, सारा का सारा फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पर 2 से 3 घंटे के बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस 10वें नंबर का मॉड्यूल रहेगा। यहाँ पर 4 से 5 ऐसी स्ट्रेटजीज दी गई है। अगर कोई बंदा इन 5 स्ट्रेटजीज पर भी फोकस कर लेता है, मेरे अकॉर्डिंग बाज़ार से 27 से 30% की CAGR निकालना बच्चों का खेल हो जाएगा। अगर बच्चों का खेल नहीं होगा, ये जो टेक्निकल स्ट्रेटजीज है इनको सीख करके, अगर कोई निवेशक मुझे ये कहता है कि ये स्ट्रेटजी सीख करके मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, जो भी फ़ी आप इसमें पे करेंगे यहाँ पर उसका दुगना मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर सीखने से पीछे मत हटिएगा। इतने रीज़नेबल प्राइस में ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है कि हर एक निवेशक यहाँ पर अगर फोकस करना चाहे तो फोकस कर सकता है। कुछ जाता नहीं है सीखने में, लेकिन सीखने में आता बहुत कुछ है। तो अपने आप को और
एक लेवल अप करने के लिए यहाँ पर चीज़ों को सीख करके आगे बढ़िए और फिर उसके बाद आप मेरी बातों को और ज़्यादा बाज़ार में रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पर मेरा एक और वादा है, जितनी फ़ीस मैंने यहाँ पर ली है, एक सिंगल ट्रेड में आप उस फीस का 10 गुना बाज़ार से कमा सकते हैं। और ये जो है दुनिया भर के मौके आपको मिलेंगे। जो स्ट्रेटजीज़ आपको सिखाई हैं बाज़ार में, ये बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं और पिछले 9 सालों से मैं इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके पैसा बना रहा हूँ, तो आप भी क्यों नहीं बना सकते। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाइए और बाज़ार में एक नई शुरुआत कीजिए। अब स्टॉक्स की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहूँगा, अगर किसी भी स्टॉक के ऊपर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछताछ करनी है, आपको कमेंट करना है, तो एटलीस्ट जो स्टॉक से जुड़ी हुई क्लिप है, यानी कि जब तक उस स्टॉक के बारे में बात वीडियो में चल रही है, उस बात को पूरा सुने, उस क्लिप को पूरा सुने, उसके बाद यहाँ पर कमेंट करें। कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम देखने के बाद कमेंट करने लगते हैं, वो एक राइट अप्रोच नहीं है। आप पहले चीज़ों को सुने, समझें, उसके बाद यहाँ पर कोई भी क्वेरी यहाँ पर रेज करें। सबसे पहला स्टॉक इस लिस्ट में है मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड। अब मिर्ज़ा इंटरनेशनल जैसा स्टॉक लगातार गिर रहा है, यहाँ पर ये 74 रुपये का भाव था, अभी 46 रुपये पर आ गया है, 14 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर है। यही स्टॉक कभी बहुत ऊपर भी गया था, लेकिन यहाँ पर जो इनका एक बहुत फेमस ब्रांड था रेड टेप लिमिटेड, वो अब इनसे अलग हो गया है और वो अलग से एक लिस्टेड एंटिटी आने वाले समय में बन जाएगा। तो इसीलिए मिर्ज़ा इंटरनेशनल में अब वो वाली बात नहीं रही। तो यहाँ पर जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल में अभी इन्वेस्ट करेगा, वो मिर्ज़ा इंटरनेशनल में ही इन्वेस्ट करेगा, वो रेड टेप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा इंटरनेशनल की बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है दमदार तरीके की कंपनी नहीं है। अगर सिर्फ मिर्ज़ा इंटरनेशनल की बात करें, यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स से सेल्स भी नेगेटिव में चली गई है। यहाँ पर ओवरऑल जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है। यहाँ पर इनकी एक एंटिटी थी रेड टेप लिमिटेड, जो ज़बरदस्त तरीके से कंपाउंडिंग की तरह काम कर रही थी और उसकी सेल्स भी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। जब से जो है रेड टेप ने अपने रिटेल आउटलेट यहाँ पर चालू किए हैं, जब से रेड टेप की सेल्स में बहुत तेज़ी से इजाफे आए और यहाँ पर जो स्टॉक ने रिटर्न देने का सिलसिला है वो भी काफ़ी लंबे समय तक चालू किया। लेकिन अभी यहाँ पर मिर्ज़ा इंटरनेशनल जो अकेली एंटिटी है, वो मुझे कोई ख़ास अप्रोचेबल एंटिटी नहीं लगती है। तो इसमें यहाँ पर आपका समय और पैसा दोनों की बर्बादी हो सकती है। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ पूरी है कि जब ये बुल मार्केट ऊपर जाएगी तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल अपने ऑल टाइम हाई पर चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप हायर साइड पर ना फंस जाएं, इसीलिए इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। सेकंड स्टॉक की ओर बढ़ेंगे। दूसरा स्टॉक है रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। अब ये रूपा एंड कंपनी एक तरीके से लक्स इंडस्ट्रीज़ का डायरेक्ट कंपिटिटर है, डायरेक्ट यहाँ पर रिवलरी है। ये भी जो है मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, इनर वेयर, ये चीज़ें जो है बनाती है। हॉजरी से रिलेटेड चीज़ें हुई, यहाँ पर निट अप्रैल से चीज़ें हुई, ये चीज़ें यहाँ पर जो है रूपा एंड कंपनी बनाती है। अब यहाँ पर 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है। पिछले 5 वर्षों से बिल्कुल भी रिटर्न पर्टिकुलर स्टॉक ने नहीं दिया, ना ही पिछले 5 वर्षों में प्रॉफिट्स ग्रो हुए, ना ही सेल्स ग्रो हुई। तो ये भी जो है एक बड़े निवेशक के, सुपरस्टार निवेशक के पोर्टफोलियो में कंपनी दिखाई देती है, एक अच्छी वेटेज है। लेकिन वो कंपनी अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई बड़ा निवेशक खरीद रहा है, वो यहाँ पर ऑपरेटर के तौर पर भी खरीद सकता है कि चीज़ें मैं खरीदूंगा तो मेरे पीछे पीछे दुनिया भर के लोग खरीदेंगे और उस समय मैं बेच करके निकल जाऊंगा। यहाँ पर जब चीज़ें ऊपर चली जाएंगी तो ऐसा नहीं करना होता है, ना ही ऐसे फंसना होता है। आप सिर्फ चीज़ों की परफॉर्मेंस देखें और आप आमतौर पर ये बातें देखें कि जो कंपनी यहाँ पर 2016 के बाद अपनी सेल्स बढ़ा ही नहीं पाई आज तक भी, तो वो क्या यहाँ पर हमें पैसा बना करके देगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साल का कम होते हैं। 8 साल में आपको 0% की एक तरीके से यहाँ पर सेल्स ग्रोथ दिखाई दी है। जब सेल्स नहीं आई तो प्रॉफिट्स नहीं आए, जब प्रॉफिट्स नहीं आए तो यहाँ पर पैसा भी नहीं बनेगा। ये बड़ी सिंप्लिसिटी वाली बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी के सिनेरियो की। ये जो स्टॉक है 197 से चढ़ कर के लगभग 297 के पास तो चला गया है। ये 364 के 52 वीक हाई की ओर भी ज़रूर जाएगा।
तो ऐसे में यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग किसी को फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी तेज़ी चल रही है बाज़ार में, ये चीज़ें आमतौर पर उलझा लेती हैं। ये जो तेज़ी है रिटेल निवेशकों की पूंजी को और अगले 3 से 4 वर्षों को पूरा ख़राब कर सकती है। तो यहाँ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मेरे अकॉर्डिंग अवेयरनेस से रिलेटेड मैं अकेला ही एक यूट्यूबर हूँ जो आपको लगातार आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ेंगे। अगला स्टॉक है बजाज कंज्यूमर केयर्स लिमिटेड। अब इसके कुछ प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी। यहाँ पर मैं इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर खोल करके दिखाऊं तो इनके यहाँ पर जो है बजाज आलमंड हेयर ड्रॉप्स हुआ, यहाँ पर एक अच्छे खासे मार्केट शेयर भी हैं। बेसिकली अगर जो है लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट में इनका 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। अब एक तरीके से ये कंपनी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में तो मोनोपोली हुई, लेकिन यार ऐसी मोनोपोली का करना क्या है जिसने आज तक पैसा कमा के नहीं दिया। और ये देखिए ये कंपनी अपने 52 वीक हाई पर चली गई है। ऐसे में लोग दौड़ करके ख़रीदारी करना पसंद करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूँगा अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो उसमें से एक चवन्नी भी यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट 1 ईयर में जो 54% के रिटर्न आए हैं ना, ये हवा के रिटर्न हैं। ये जो है स्टॉक की परफॉर्मेंस वाले रिटर्न नहीं है। ये देखिए परफॉर्मेंस कितनी है, -2%। सेल्स बढ़ी है, यहाँ पर प्रॉफिट्स नहीं बढ़े। और ये जो लास्ट 3 ईयर्स की 14% की CAGR मालूम पड़ती है, लास्ट 1 ईयर की 54% की CAGR मालूम पड़ती है ना, इसको देख करके बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे। बजाज का नाम सुन करके बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे। और यहाँ पर स्टॉक चल रहा है 150 पर देखा करते थे, 160 पर देखा करते थे, 250 पर चला गया है। ये तो स्टॉक 2500 जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई जादू नहीं होने वाला। मार्केट में तेज़ी है, ऐसी जो है ढीली ढाली चीज़ें भी जो है काफ़ी चढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और ये मार्केट जैसे ही नीचे उतरती हैं तो ये उससे तेज़ी से नीचे उतरती हैं। तो ये यहाँ पर मैं जब मार्केट चढ़ेगी तो ये अल्टीमेटली फॉलो करेगी, लेकिन मार्केट थोड़ी गिरी ये पूरी गिर जाती हैं। तो ये इस प्रकार के जो है बिल्कुल आधारहीन स्टॉक्स दिखाई देंगे। अगला स्टॉक इस लिस्ट में है एसएलया सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी मैंने पिछली बार 1400 कुछ के भाव पर आई थिंक जो है कवर किया था लास्ट वीडियो में और ना खरीदने की सलाह दी थी। लेकिन ये स्टॉक चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है और 52 वीक हाई की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये 1500, 1600, 1700, 1800 तक भी चला जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फंसने वाला ही काम होगा। यहाँ पर ये एक ऐसी एंटिटी नहीं है जो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करती हो, जो कंसिस्टेंसी रखती हो, जो एक बढ़िया एवरेज CAGR से आगे बढ़ रही हो। ये उस प्रकार का स्टॉक नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे 2016 में 341 करोड़ की सेल्स थी, जून 2022 में भी यहाँ पर 41। तो इतने सालों में यहाँ क्या बढ़ोतरी आई? कुछ खास बढ़ोतरी नहीं है, ये जीरो बढ़ोतरी है। और आमतौर पर यहाँ पर आप इनकी जो हिस्टोरिकल डेटाज देखेंगे वो क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 5, 7, 10% की CAGR मिल जाना एक अच्छी बात या एक कंसिस्टेंसी वाली बात नहीं होती है। यहाँ जो ये आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स के आंकड़े हैं, आने वाले 12 महीनों की एक्सपेक्टेशंस हैं। ये ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि कंफर्मेशन है कोई, ये 1-2 क्वार्टर के आधार पर आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। तो ऐसे में ये आंकड़े अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। आप ये आंकड़े मान करके चले और इनमें कुछ है नहीं आखिर में जो है। अगर 3-4% की CAGR ही हमको चाहिए होती तो फिर शेयर बाज़ार में आने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर ऐसी कंपनीज़ में पैसा लगाने का मतलब नहीं बनता है। ये कंपनीज़ फॉर एग्जांपल आप इनमें जो है पता है क्या होता है, देखिए ये कंपनी मैं ऐसा मानता हूँ कि 1200 रुपये से आपकी नज़रों में आना शुरू हुई, ये 1300 चली गई, ये 1400, 1500, 1600, 1700 चली गई। बस अब आपने सोचा कि यार ये तो मैं जो जिस भी प्राइस पर ख़रीदने की सोच रहा हूँ उससे ऊपर जा रही है, चलो इसको ख़रीद ही लेते हैं। आपने ख़रीद लिया 1800 पर, स्टॉक गिर करके आ गया 900 रुपये पर, कर लो क्या करोगे। स्टॉक गिर करके आ गया दोबारा 1200 रुपये पर, बताओ क्या करोगे। अब इनको रिकवर होने में सालों लग जाते हैं। आपका पैसा ब्लॉक, समय ब्लॉक, फ्रस्ट्रेशन होगी, बाज़ार अच्छा नहीं लगेगा, बाज़ार छोड़ कर जाने का दिल करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर फंसना ही नहीं है। क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी में डील करो यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर चाहे वो कितना ही बड़ा, कितनी बड़ी एंटिटी हो, अगर यहाँ पर आपके
रेप्यूटेड आंकड़े नहीं आ रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेड आंकड़े नहीं आ रहे हैं, तो आपको वहाँ काम नहीं करना। और अगर खास तौर पर वही आंकड़े आपने लास्ट 3 ईयर्स की CAGR में भी दिख रहे हैं, वही लास्ट 5 ईयर्स की CAGR में भी दिख रहे हैं, तो वो 5 सालों की एवरेज में भी आपको बढ़िया रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो है स्टॉक बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये मान लेना सही रहता है। नेक्स्ट स्टॉक है सिम्फनी लिमिटेड। सिम्फनी लिमिटेड की भी परफॉर्मेंस फिलहाल बिल्कुल बॉटम आउट हो चुकी है, बिल्कुल यहाँ पर पुअर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर स्टॉक आपको जो है लगातार निरंतर अपने मार्जिन्स को लूज़ करता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक की जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी थी 2018 की, अभी वो 111 करोड़ की रह चुकी है, और जो 5-6 साल ख़राब हुए उसके अंदर भी जो है स्टॉक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को वापस नहीं ले पाया। तो ऐसे में स्टॉक को ख़रीदना बिल्कुल भी एक बढ़िया डिसीज़न नहीं है। अगर आपको स्टॉक में कहीं ख़रीदारी करनी है, वो यहाँ पर 821 से भी नीचे के लेवल पर ख़रीदारी करनी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये स्टॉक हो सकता है किसी ऑपरेटर की नज़रों में आए और स्टॉक दोबारा रॉकेट हो जाए, तो वहाँ फंसना नहीं है। ये बिल्कुल बैड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ आपको दूर से ही ना बोल देनी है, यहाँ एंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। एक पुअर परफॉर्मिंग कंपनी है। यहाँ पर जो है एक IPO का लोट लेकर के मैं फंस गया था। अभी जो है एवरेज करते लगभग 2 से 3 दिन पहले निकला हूँ, लगभग यहाँ पर 2% का प्रॉफिट लेकर के 398 के आसपास का, 398 आई थिंक 392 ये मेरा एवरेज प्राइस था। और यहाँ पर जो है बस क्या बताएं, फंस चुके थे। अब जो है बड़े दिन बाद निकलने का मौका मिला है। नेक्स्ट स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। 155 का भाव है, यहाँ 15,336 क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पुअर परफॉर्मर है। यहाँ स्टॉक में जो है 52 वीक हाई के आंकड़े तो लग चुके हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि चीज़ें आगे कंसिस्टेंट तरीके से चलेंगी। और यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया का नाम देख करके लोग फंस जाते हैं कि यार मैं पर्सनली कैस्ट्रॉल की चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो कैस्ट्रॉल में यहाँ पर चल देता हूँ। अब आंख मीच के भी ये करोगे तो यहाँ पर भी फंस जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे निवेशक ऐसा बोलते हैं कि जो डेली कंज्यूम कर रहे हो ना, वही चीज़ों में पैसा लगा दो। ऐसा नहीं होता है। यूँ तो आप फिर बजाज आलमंड का तेल भी लगा रहे हो, कैस्ट्रॉल इंडिया का जो है ऑयल भी डलवा रहे हो, पेट्रोनेट LNG की गैस भी यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर ये स्टॉक्स परफॉर्मर नहीं हो सकते कभी भी। यहाँ पर ये जो है स्टॉक आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। हो सकता है येस बैंक में खाता हुआ आपका, तो येस बैंक को थोड़ी लेकर के बैठ जाएंगे। यहाँ पर अगला स्टॉक है सानोफी इंडिया लिमिटेड। एक पुअर परफॉर्मर कंपनी है, बिल्कुल यहाँ पर चपेट में आने की ज़रूरत नहीं है। महंगा शेयर है और यहाँ पर महंगी चपत लगा सकता है। अगला स्टॉक इस लिस्ट में है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। ये स्टॉक भी दोबारा फॉर्म में आ चुका है, और ये मेरे अकॉर्डिंग तेज़ी में सबसे बढ़िया फॉर्म में आता है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बढ़िया स्टॉक है। इसमें ट्रेड करने का सूत्र मैंने आप लोगों को बता रखा है। 200 DMA को पकड़ो, उससे नीचे 25% पे ख़रीदारी करो, और यहाँ पर 200 DMA से 10% ऊपर बेच डालो। ये एक बढ़िया सूत्र है अगर किसी को यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करनी हो। ऑफनली एक्टिव जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ये सूत्र अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब ट्राइडेंट लिमिटेड भी 32 रुपये से बढ़कर के यहाँ पर 41 रुपये आ चुका है, और ये बाज़ार की तेज़ी का ही सिर्फ किया धरा है। 52 का प्राइस टू अर्निंग रेशो हो चुका है, और ये धीरे धीरे सरकता 70 पर चला जाएगा। 70 पर नहीं, 50 पर चला जाएगा, 55 पर चला जाएगा। लेकिन क्या इसके फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जो ये 834 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, इसको 842 करोड़ ही बीट नहीं कर पाया, तो ये तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में तो उससे भी नीचे के आंकड़े निकल कर के आ रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है, ये चीज़ें अभी बिल्कुल अनबीटेबल दिखाई देती हैं। जो ये 22% के मार्जिन एक साल में आ गए थे, अभी उस तरीके के क्या उसके आसपास के मार्जिन भी नहीं आ पा रहे हैं। 15% के मार्जिन्स पर काम चल रहा है। जब तक मार्जिन्स रिकवर नहीं होते, यहाँ पर पैसा लगाने का मतलब नहीं बनता है। और ख़ास तौर पर देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर भी मार्जिन्स रिकवर नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आप जो है स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो स्टॉक दोबारा नीचे जा सकता है। और ख़ास तौर पर आप जो है चढ़ता इसको देख करके 41 पर नहीं खरीदोगे, ये 50, 55, 60 चला जाएगा, उस समय खरीदोगे और स्टॉक दोबारा 32 पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, और यहाँ पर जो है सिर्फ कंसिस्टेंट खिलाड़ियों में ही आपको पैसा लगाना चाहिए। अगला स्टॉक है सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड। पूरी बाज़ार में एक ग्रुप बना हुआ है जो इसको बड़ा पसंद करता है, लेकिन आम तौर पर इसमें पसंद करने लायक कुछ बचा नहीं है। तो इस कंपनी से दूरी बना करके रखना बिल्कुल एक समझदार व्यक्ति वाला सिनेरियो रहेगा।
अगला स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। 450 रुपये के आसपास का शेयर है। 7 रुपये 50 पैसे का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वैल्यूएशन सस्ती है, सब कुछ सस्ती है। परफॉर्मेंस पुअर है, लेकिन यहाँ पर सस्ती वैल्यूएशंस देख करके लोग ख़रीदारी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड 3 से 4 ज़बरदस्त एंटिटीज़ हैं, उन पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कुछ भी फोकस करने लायक नहीं बचा है। अगला स्टॉक है यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड। अब ये एक बड़ा नाम है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो है यूनाइटेड ब्रूवरीज के अंडर हैं। यहाँ पर ये जो है किंगफिशर का ब्रांड भी इनका है, ये वाला जो नाम है, और इस तरीके के न जाने बहुत सारे ब्रांड्स इनके पोर्टफोलियो में दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 सालों से। तो जब 10 सालों से ही परफॉर्म नहीं कर पाई तो आगे क्या जादू हो जाएगा? ऐसा कोई जादू दिखाई नहीं देता है। सिर्फ कंपनी यहाँ पर जो है एक फ़ायदा उठा करके 134 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर खड़े रहने का दम दिखा रही है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कुछ है नहीं जिससे कंपनी 134 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर सके। अगला स्टॉक इस लिस्ट में है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। ज़ीरो कंपनी है, ओवरऑल यहाँ पर बैड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। यहाँ पर एक रेप्यूटेड ग्रुप है, बट निवेश करने के लिए अपनी नज़रों में ये स्टॉक कचरा है। यहाँ पर स्टॉक में कोई फ़ायदा नहीं है। अगला स्टॉक है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। ये देखिएगा जो इसकी वैल्यूएशन है, ये इसकी लास्ट 3 इयर्स की एवरेज वैल्यूएशन से भी ऊपर है, लास्ट 5 इयर्स की एवरेज वैल्यूएशन से भी ऊपर है। हो सकता है चीज़ें और ऊपर चली जाए, लेकिन यहाँ पर मैरिको में भी स्विंग ट्रेडिंग करें तो यहाँ पर जब अपनी जो है ऑल टाइम हाई से स्टॉक कम से कम 20% के डिस्काउंट में हो, जब खरीदना चाहिए और ऑल टाइम हाई पर जाए बेच देना चाहिए। लेकिन अभी ऑल टाइम हाई पर जा चुका है तो खरीदने का तो फ़ायदा है नहीं। बेचना चाहें, प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक करने का एक बेहतरीन टाइम है। और लॉन्ग टर्म के लिए सोचने लायक भी ये स्टॉक दिखाई नहीं देता है कि आप सोचें कि लॉन्ग टर्म में रख लेंगे तो ये 10-11% की CAGR आमतौर पर कुछ भी नहीं होता है, कोई बढ़िया CAGR नहीं होती है। अगला स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। ये भी एक जो है पुअर क्वालिटी की कंपनी है, पुअर परफॉर्मर रही है। लास्ट 5 ईयर्स से भी नेगेटिव रिटर्न निवेशकों को दे रही है और आगे भी इसी प्रकार का कार्यक्रम चलाती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अगला स्टॉक है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। प्लाईवुड सेक्टर की एक अच्छी कंपनी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा ठीक ठाक सा मार्केट शेयर है, बट कंपनी में कंसिस्टेंसी ज़ीरो है। यहाँ पर 2217 करोड़ की सेल्स की थी मार्च 2014 में, आज के दिन 1800 करोड़ की सेल्स कर रही है। तो ये कहाँ से कंसिस्टेंसी है, कहाँ से यहाँ पर जो है हम किस प्रकार से इस कंपनी पर विश्वास कर लें, किस प्रकार से ऐसे फंडामेंटल्स देख करके हम कंपनी में निवेश कर देंगे? तो आमतौर पर ये चीज़ें भी इस लिस्ट का हिस्सा बन जाती हैं। अगला स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। स्टील सेक्टर में टाटा स्टील जो है एक बढ़िया रेप्यूटेड कंपनी है, अनबीटेबल कंपनी है इनफैक्ट देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट्स जीरो हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रॉफिट्स धीरे धीरे ज़ीरो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत अनकंसिस्टेंसी है इस कंपनी में। तो यहाँ दुनिया भर के यूट्यूबर्स हैं, एक दो तो यूट्यूबर्स हैं जो चीख चीख कर बोलते हैं, दिन में 5 बार चीखते हैं कि टाटा स्टील ले लो, टाटा स्टील ले लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर टाटा स्टील से बिल्कुल यहाँ पर निवेशकों को दूर रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल स्टील सेक्टर से फ़िलहाल दूर रहिए। यहाँ पर जिसे स्विंग ट्रेडिंग का अनुभव नहीं है, स्टील सेक्टर से यहाँ पर बिल्कुल दूरी बना करके रखना एक समझदारी का निर्णय रहेगा। खरीदने के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, बेचने के लिए तो 1-2 बनाता हूँ, बट यहाँ पर जिनमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर नहीं खरीदारी करनी है और आमतौर पर आपको एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है बाज़ार में, तो आपको आंख बंद करके इन स्टॉक से दूरी बना करके रखनी है। कोई आपके सामने कहे कि इसे खरीद लो, नहीं खरीदेंगे भाई, हम नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार की अप्रोच बना करके रखिएगा, मैं नुकसान नहीं होने दूंगा किसी को भी। यहाँ पर वेदांता लिमिटेड मैं 400 रुपये से बोलता आ रहा हूँ, 450 इनफैक्ट जो है यहाँ से इसको बोलता आ रहा हूँ कि ये सेल कर दो, बढ़िया स्टॉक नहीं है। पूरी ऑपरेटर की गेम चल रही है, पूरा यहाँ पर जो है ऑपरेटर्स पूरा गेम खेल रहे हैं, डिविडेंड बांट रहे हैं। डिविडेंड क्यों बांट रहे हैं ये देखिए, लोग बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर जो है डिविडेंड यील्ड देख करके इन्वेस्ट करते हैं कि 42 की डिविडेंड यील्ड है, 42 की डिविडेंड यील्ड है। तो क्या प्रमोटर बेवकूफ़ है जो यहाँ पर इतनी भारी डिविडेंड यील्ड दे पाएगा? अगर बेवकूफ़ नहीं है
तो फिर ये डिविडेंड जा किसको रहा है? ये मोटा मोटा तो प्रोमोटर्स को ही जा रहा है, और ये कर्जा उठा करके डिविडेंड बांट रहे हैं। उसी पैसे से फिर दोबारा री इन्वेस्ट करके अपने शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और इनको लीगल तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। साथ ही साथ जितना डिविडेंड मिल रहा है उतना ही स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। तो फ़ायदा क्या है? बिल्कुल यहाँ पर ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, बिल्कुल एक बैड मैनेजमेंट है इसकी। अगर जो है इस प्रकार का जो सीन यहाँ पर चलता हुआ वेदांता में दिखाई दे रहा है, अगर इसको मुझे टाइम लगा तो मैं इसको पूरा जो है विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी आंखें सन्न से खुलती हुई नजर आएंगी। अगला स्टॉक है इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड। ये स्टॉक में से एग्जिट करने का एक बहुत बढ़िया समय है। जो भी मैं ये भी जानता हूँ कि लगभग बहुत सारे निवेशक 160 से लेकर के 140 के बीच में फंसे हुए हैं। ये निकलने का एक बहुत बढ़िया समय है। पहला एग्जिट लेना है 100 रुपये के बाद, दूसरा एग्जिट 120 के बाद, तीसरा एग्जिट 140 के बाद। इस तरीके से टुकड़ों में एग्जिट लेते चलना। जितना बुल रन चलेगा, अगर हैवी क्वांटिटी है तो आप यहाँ पर जो है कम से कम नुकसान में स्टॉक से एग्जिट कर पाओगे, क्योंकि जो बुल रन होता है वहाँ अपने प्रॉफिट पोर्टफोलियो की गलतियाँ सुधारने का एक बढ़िया समय होता है। क्योंकि वहाँ पर जो आपने गलती करी थी हिस्ट्री में, अब वो गलती भी जो है ऊपर चली जाएगी, वो स्टॉक भी ऊपर जाएगा। तो वहाँ एग्जिट करना एक बहुत बढ़िया सिनेरियो रहेगा, एक बेस्ट परफेक्ट टाइम होता है अगर आप अपने लॉस को कम से कम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडिया। इससे नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड में भी एग्जिट करने का बहुत बढ़िया समय है। मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा, विप्रो लिमिटेड में एग्जिट करने का एक बहुत बढ़िया समय है। स्टॉक यहाँ पर जो है 740 रुपये से नीचे गिर करके लगभग 350 पर चला गया था, अभी 450 पर जाने के करीब है। लगभग आप जो है 450, 480, 500, 510 इस तरीके के भाव पर बिल्कुल एग्जिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जितना ऊपर जाए उतना ही रैली को यहाँ पर इंजॉय करके बिल्कुल यहाँ से एग्जिट करना है। दोबारा एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री लेने के लिए नहीं बोला है, एग्जिट करने के लिए बोला है। यहाँ पर ये 22 स्टॉक मैंने आज की लिस्ट में कवर किए। कुछ और स्टॉक अगर मेरी नज़रों में चढ़ेंगे तो आगे जैसे जैसे बुल रन कंटिन्यू करता है, मैं उनकी अलग से लिस्ट बना करके इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा, जिससे कुछ और अपकमिंग स्टॉक्स की क्वेरीज को या कुछ और अपकमिंग स्टॉक जो आपको भविष्य में नुकसान दे सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर इसी के साथ दिस इज एनसी शर्मा साइनिंग ऑफ। और सभी को जो है एक रिक्वेस्ट मेरी माननी पड़ेगी कि वीडियो को लाइक करके एग्जिट करें। यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी नया निवेशक है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर ले, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल सबसे पहले उनके पास आएंगे और आप भी यहाँ पर जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स में अपने आप को भी शामिल कर पाएंगे।